हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड का फाइनेंशियल रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। इस कंपनी ने क्वार्टर 1 में कैसा परफॉर्म किया है, कैसी ग्रोथ की है, आगे हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। और दोनों वीडियो को अगर आप देखेंगे, पहले उसको और फिर इसको, तो आपको बेटर क्लियरेंस मिलेगी कंपनी के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई भी फाइनेंशियल टिप्स या फिर कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। आप अपना रिसर्च खुद से करें, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल जो रिज़ल्ट रहा है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज शेयर करने के बारे में सोचा है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का जो ओवरव्यू है वो समझा देती हूँ। मतलब जो लोग नए हैं, जिनको आइडिया नहीं है कौन सी कंपनी क्या है, तो एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। इस कंपनी का नाम है विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड। ये 1980 से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। 40 साल से ज़्यादा का इसका एक्सपीरियंस है। और मेनली इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो है B2B। ये कॉफ़ी का जो पाउडर है, यानी जो कॉफ़ी बीन्स होती है जो फार्म्स में उगाई जाती है, उनको लेकर उन्हें पाउडर के फॉर्म में, इंस्टेंट कॉफ़ी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसे सेल करते हैं। और इसी के अलावा 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये कंपनी अपना सेल्स कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। B2B और B2C दोनों ही बिजनेसेस में है। ट्रेडिशनल बिजनेस इनका B2B रहा है, यानी पिछले 40 सालों से ये लोग B2B करते आ रहे हैं। और B2C अभी फ़िलहाल जो मैनेजमेंट चेंज हुआ उसके बाद में इन्होंने B2C में भी एंट्री ली है। मैनेजमेंट कैसे चेंज हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले वाले वीडियो में। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इजीली उसको जाकर देख पाएँ। इसके अलावा इंस्टेंट कॉफ़ी बनाती है, ये याद रखिए। कॉफ़ी और इंस्टेंट कॉफ़ी में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँगी। तो अभी हम समझेंगे इस बिज़नेस का कोर क्या है, इसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स क्या हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कंपनी को बूस्ट कर रही है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो हैं इस कंपनी के, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो दो सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं वो है स्केल और एक्सपीरियंस। क्योंकि 40 साल से बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है ये बिज़नेस कॉफ़ी का, विंटेज का। तो एक कंज्यूमर ट्रस्ट भी डेवलप हो गया है B2B मार्केट में, और इनके लिए काफ़ी कनेक्शंस भी डेवलप हो चुके हैं, प्लस स्केल भी काफ़ी बढ़ गया है। ऑलरेडी ये लोग 25 कंट्रीज़ में अपना सप्लाई कर रहे हैं, और भी ये लोग अभी नए कंट्रीज़ में एंट्री लेते जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल जो B2B बिज़नेस है इनका, वो इतना अच्छे से अब सेटअप हो गया है कि काफ़ी अच्छे टर्म्स हम कह सकते हैं इनके क्लाइंट से बन चुके हैं, जिससे इनको रेगुलर ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, बल्क में ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, और एक बड़ा कैश और रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आपने कंपनी को थोड़ा सा हिस्ट्री में इसकी पढ़ी होगी, अगर थोड़ा सा पिछले 3-4 साल का हिस्ट्री, तो 2021 तक एक कंपनी थोड़ा लॉस बना रही थी, नेगेटिव थे इसके जो भी रिजल्ट्स थे। जब से मिस्टर बालकृष्ण ने इस कंपनी को संभाला है, उसके बाद से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस करने लगी है। और उसी के बाद से इस कंपनी का नाम भी चेंज हुआ है। पहले था स्पेस एज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अभी विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड है। और ग्लोबल मार्केट रीच है, अब काफ़ी बढ़ गया है इनका ग्लोबल मार्केट रीच। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पिलर्स है जो कि कंपनी को बैक टू बैक हेल्प करते रहते हैं नया और अच्छा कैश रेवेन्यू जनरेट करने में। देन है कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स, यानी जो इनका बिजनेस है, जो ये कॉफ़ी बनाने का बिजनेस है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि बूस्ट कर रही है, या फिर इनकी सेल्स इन कुछ फैक्टर्स की वजह से बढ़ रही है। ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि इस मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला है डिमांड ऑफ कॉफ़ी। वेरी जेन्युइन रीज़न, क्योंकि आजकल जो कल्चर है उसमें कॉफ़ी का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इंडिया में तो फिर भी लोग मैक्सिमम चाय पीते हैं, बट फ़िलहाल अभी तो इंडिया में भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, यूथ में काफ़ी देखने को मिल रहा है। बट ग्लोबल मार्केट में काफ़ी हाई डिमांड है कॉफ़ी का, तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि ग्रोथ, कंपनी के ग्रोथ के लिए। प्लस कंज्यूमर पैक फोकस, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि कैसे कंपनी जो है
प्राइवेट लेबलिंग वाला कंसेप्ट लेके आई है, जिसमें जो कंज्यूमर है उसके लिए एक बेनिफिट है, जो रिटेल कंज्यूमर है, सॉरी कंज्यूमर नहीं, जो रिटेल इनसे ख़रीदता है माल, उनके लिए एक कह सकते हैं बेनिफिट है, उनको अपने ही ब्रांड का लेबलिंग और पैकेजिंग मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के लिए ये चीज़ ग्रोथ ला सकती है। वैसे भी कंपनी क्लेम कर रही है कि इसका जो बूस्ट है, ये जो कंज्यूमर पैक वाला जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, इसमें 25% ज़्यादा हायर मार्जिन है। जो हमारा बेसिक ये लोग कर रहे थे उससे 25% ज़्यादा इस पैकेजिंग वाले बिजनेस में मिल सकता है। इसके अलावा अभी जो कल्चर है, आजकल का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट, क्विक और कन्वीनियंस की तरफ शिफ्ट हो गया है। लोगों को हर चीज़ बहुत ही जल्दी चाहिए, बहुत ही फटाफट से हो जाना चाहिए। और आपको, अगर आप कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं तो आप जानते होंगे कॉफ़ी एक बहुत ही एनर्जी गिविंग सोर्स है। जैसे ही हम लोग पीते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वैसे ही हम लोग और एक्टिव हो जाते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा कॉफ़ी को समझ लेते हैं, फिर एक काम करते हैं। कॉफ़ी जो है ये कैफ़ीन इसमें होता है। कैफ़ीन एक केमिकल है जो कि कॉफ़ी में नेचुरली पाया जाता है, कॉफ़ी और कोकोआ यानी चॉकलेट में। तो ये जो कैफ़ीन है वो क्या करता है, एडिनोसिन करके एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में, जो कि जब हमें नींद आने लगती है, जब हम स्लीपी फील करते हैं, वो एडिनोसिन की वजह से होता है। ये जो केमिकल है इसको ब्लॉक करने का काम करता है कैफ़ीन। वो एडिनोसिन को बढ़ने नहीं देता है और उसकी जगह लेकर हमें और ज़्यादा एक्टिव रखता है, हमारे ब्रेन को काफ़ी इंटैक्ट रखता है। जो भी काम है हम फोकस रख रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी डेली लाइफ में 3-4 कप कॉफ़ी बिना उनका चलता ही नहीं है। बॉडी ऐसा लगता है काम नहीं कर रही है। तो ये जो है कैफ़ीन का रोल है। प्लस इसमें एक और चीज़ समझेंगे कि कॉफ़ी तो पहले भी चली आ रही थी, बट इसका बिज़नेस अब क्यों इतना बढ़ रहा है। तो एक चीज़ को समझिए, कॉफ़ी और इंस्टेंट कॉफ़ी, इन दोनों में फ़र्क है। लास्ट वीडियो में मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाली थी, बट मैंने सोचा इस वीडियो में ज़्यादा आपको इस पॉइंट से रिलेट करके शायद मैं ज़्यादा समझा पाऊँगी, तो अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो कॉफ़ी और इंस्टेंट कॉफ़ी में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा वो मैं आपको बता देती हूँ। सो जब कॉफ़ी होता है, मैंने आपको कॉफ़ी का वो बताया था, जर्नी बताया था, कैसे फार्म से आता है, देन कॉफ़ी वालों के पास में जाता है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे विंटेज है, पाउडर बना रहे हैं। तो ये जो है इंस्टेंट कॉफ़ी, जो पाउडर फॉर्म है वो इंस्टेंट कॉफ़ी है। जो मेन कॉफ़ी है, कॉफ़ी को जो एक्चुअल तरीका है उसको कंज्यूम करने का, वो ये है। अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे यूट्यूब वगैरह पे बहुत वीडियोस हैं, एक मशीन आता है जिसके अंदर आप डायरेक्ट कॉफ़ी बीन्स, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स भी आती है छोटे छोटे पैक्स में, जो रोस्टेड होती है, बीन्स होती है, उससे हाथों हाथ ग्राइंड करते हैं और उसको, जो वो पाउडर फॉर्म हो जाता है, फिर उसका जो है हम एस्प्रेसो शॉट बनाते हैं। आपने देखा होगा एक मशीन होता है जिसके अंदर एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वो पाउडर को डाल करके गर्म पानी डाल करके हाथों हाथ वो कॉफ़ी का जो एसेंस है वो निकलता है। सो ये जो है, ये है कॉफ़ी, ये होता है फ्रेश कॉफ़ी। इसको बनाने में भी टाइम लगता है क्योंकि आप उसे ग्राइंड करेंगे, देन उसका एसेंस निकलेगा, धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप वो निकलता है उसका एसेंस। तो ये होती है कॉफ़ी। इसका जो टेस्ट है वो वे मोर बेटर होता है जो इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर वाली हम आजकल कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेश है, फ्रेशली हमने उसे बनाया है, तो वो मशीन आता है। तो ये जो प्रोसेस है ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, टाइम टेकिंग है। सुबह में उठते ही सबको एक कप कॉफ़ी चाहिए, ये प्रोसेस करने के लिए कोई नहीं जाएगा किचन में। सबको यही चाहिए, बस घोलो, मिलाओ, कंज्यूम करो। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी सब कॉफ़ी ब्रांड्स कर रहे हैं, नेस्कैफ़े, ब्रू, सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हम जानते ही हैं। तो इंस्टेंट कॉफ़ी में क्या होता है, उस कॉफ़ी का जो है एसेंस निकाला जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसे बॉयल किया जाता है पानी में, उसको बहुत गाढ़ा किया जाता है, फिर उसका जो है पाउडर बनाया जाता है। एक मिसकंसेप्शन है कि लोग जो है कॉफ़ी, मतलब उनको लगता है कि मैन्युफैक्चरर सिर्फ कॉफ़ी को ग्राइंड कर देता है वो पाउडर बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो लोग कॉफ़ी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बॉईल करते हैं, फिर वो जो पानी बचता है उसका ये लोग पाउडर बनाते हैं। तो ये एक्चुअल प्रोसेस होता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो ये होती है कॉफ़ी और इंस्टेंट कॉफ़ी।
तो ये जो मार्केट में हलचल आया है, लोगों के कल्चर में, लाइफस्टाइल में जो हलचल है कि नहीं सब कुछ फास्ट चाहिए, यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी काम करता है। तो ये जो चीज़ है, ये भी एक बड़ा ड्राइव कर रहा है इनकी ग्रोथ को, कि सबको इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए, ये लोग बना रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा की ग्रोथ ड्राइवर हम कह सकते हैं। इसी के अलावा नया जनरेशन है, मैंने बताया आजकल सबको कैफ़ीन चाहिए। आप देख लीजिए, हमारे पेरेंट्स को अभी इतना नहीं है, वो लोग को कॉफ़ी चाय बिना चलता है। अगर इंडियन पेरेंट्स है थोड़ा सा उनको चाय का एडिक्शन है, बट स्टिल चाय में कैफ़ीन की जो मात्रा है काफ़ी कम होती है कंपेयर टू कॉफ़ी। कॉफ़ी में वे मोर हायर होता है। तो जो हम लोग हैं, हमारा जो यूथ कल्चर है, इवन मैं मेरा एग्जांपल दे देती हूँ, मुझे ऐसा है कॉफ़ी चाहिए, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी की तरफ हूँ। तो हर कोई यूथ आजकल ऐसा है कि कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी बिना चलता नहीं है। कैफ़े का कल्चर इतना क्यों अभी चला है, ट्रेंड में है, मतलब पिछले कई सालों से, क्योंकि यूथ ऐसा है, उसे कैफ़ीन के अभी ऐसा हो गया है कि चाहिए ही चाहिए बॉडी में। तो ये है। और एक एक्चुअली कॉफ़ी का टेस्ट भी इतना एडिक्टिव होता है, कौन दूर रह सकता है। मतलब अगर मैं पीती हूँ तो मैं तो दूर नहीं रह सकती हूँ। इवन जब मैं इस कंपनी का रिसर्च करी थी, मुझे पता भी नहीं है मैंने कितने कॉफ़ी के कप पिए हैं। तो इट्स लाइक कि इट्स अ नीड, और इतना उसका अच्छा फ्लेवर और इतना अच्छा अरोमा है, तो दूर तो कैसे रहें। तो ये वाली बात है, न्यू जनरेशन और यूथ कल्चर भी ड्राइव कर रहा है। प्लस प्रीमियम जो अभी ज़माना हो गया, हर किसी को एक प्रीमियम टेस्ट चाहिए। इवन आप देखेंगे अभी जैसे कैपेचिनो, लाटे और भी कई तरह की जो कॉफ़ीज़ हैं, ये सब प्रीमियम की तरफ थोड़ा सा इनका झुकाव है। हर किसी को एक प्रीमियम टेस्ट एक्सपीरियंस करना है, तो यहाँ पर भी एक कह सकते हैं कंपनी के लिए अच्छा स्कोप है। वैसे भी कंपनी, मैंने बताया है कि एक नया प्रीमियम तरह का कॉफ़ी जो है आने वाले कुछ सालों में लॉन्च करने वाली है, विच इज़ फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। तो इसका भी इसमें, क्योंकि ये एक, आपने अगर देखा होगा नेस्कैफ़े गोल्ड आता है एक, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली भी है और उसमें चिकरी नहीं होता है, मैंने एक्सप्लेन किया चिकरी क्या है, और काफ़ी उसका टेस्ट जो है वही रहता है, मतलब जो एक्चुअल कॉफ़ी का होता है। स्प्रे ड्राइड वाली तो मैंने बताया था प्रोसेस होके उसका ख़त्म हो जाता है, आर्टिफिशियली ऐड कर दे तो कर दे, अदरवाइज़ ख़त्म है फ्लेवर। तो यहाँ पे लोगों को ऑर्गेनिक फ्लेवर हम कह सकते हैं वो चाहिए, इसलिए प्रीमियम में मार्जिन भी ज़्यादा होता है और उसका मार्केट भी अच्छा है। ऐसा नहीं है, स्प्रे ड्राइड थोड़ी सी सस्ती होती है, तो सस्ते में कह सकते हैं डिमांड ज़्यादा है, बट प्रीमियम का भी ऐसा नहीं है, डिमांड प्रीमियम में भी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो की ग्रोथ हैं, की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं कंपनी के लिए, जो उसकी ग्रोथ को बूस्ट करती रहती है। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट चीज़ समझेंगे वो है चेंजेस विद न्यू मैनेजमेंट। जो अभी मैनेजमेंट चेंज हुआ, मैंने एक्सप्लेन किया था, मिस्टर बालकृष्ण ने अभी कंपनी को ऑपरेट करना शुरू किया है। तो उसके बाद से क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि होता है ना, अगर किसी भी, इवन जैसे हम लोग, अगर आपको एग्जांपल दूँ, स्कूल्स में जब हमारे क्लास टीचर्स चेंज होते थे, जैसे नए क्लास टीचर्स आते थे तो हमारे कैसे नए रूल्स बनते थे। नया प्रिंसिपल अगर ज्वाइन कर रहा है तो नए रूल्स बन रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में, मैं एक्चुअली केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पर ऐसा होता था कि हर कुछ सालों में प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते थे। तो नया प्रिंसिपल, नए रूल्स, यहाँ पर भी सेम है, नया मैनेजमेंट, नए रूल्स और नए गोल्स भी होते हैं। हर किसी का अपना सोचने का अलग तरीका है। यहाँ क्या चेंजेस आए हैं वो थोड़ा सा हम लोग कवर करते हैं। तो मैनेजमेंट चेंज कब हुआ? 2021 में। किसने इसको टेक ओवर किया है? मिस्टर बालकृष्ण ने। मिस्टर बालकृष्ण का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहले टाटा कॉफ़ी में काम करते थे। उस ब्रांड को, ये जो कॉफ़ी का ब्रांड था टाटा कॉफ़ी, इसको उन्होंने 3 मिलियन से 50 मिलियन की कंपनी बनाया। तो अब जो है ये विंटेज में काम कर रहे हैं, विंटेज को जो है अपना गाइडेंस दे रहे हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप पहले से ट्रैक कर रहे हैं विंटेज को, तो अभी जो है इसमें प्रॉफिट हमें दिखना शुरू हुआ है। पिछले कुछ सालों में 2021 में तो चेंज हुआ है, उससे पहले नेगेटिव ही था जो भी इनका पीएनएल था। इसके बाद में अभी से 21 के बाद से 22 में तो काफ़ी चेंजेस चल रहे थे, 23 के बाद से इसमें प्रॉफिट देखने मिला है। मैं आपको प्रॉफिट भी बताऊंगी कितने क्या हुए हैं, 23, 24, 25 का हम स्टडी करेंगे।
बट आफ्टर जो ये मिस्टर बालकृष्ण ने ज्वाइन किया उसके बाद में काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। इसके बाद में हाई ग्रोथ इन सेल्स, सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स काफ़ी बढ़ा है कंपनी का। तो अगर सेल्स बढ़ रहा है तभी तो रेवेन्यू करेंगे, और रेवेन्यू करेंगे तभी तो प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ है, और अभी काफ़ी बढ़ भी गया है आफ्टर मिस्टर बालकृष्ण ने ज्वाइन किया है। उसके बाद में चेंज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी जो है थोड़ी चेंज की गई है। मैं आपको बताती हूँ, पहले जो था इनका ऐसा नहीं है, कॉफ़ी में भी था, बट वो एक थोड़ी सी हॉस्पिटैलिटी की तरह था। अभी जो है ये कोर बिजनेस बन गया इनका। इनका जो मेन फोकस है वो सिर्फ B2B और B2C भी अभी ज्वाइन कर लिया है, स्टार्ट कर लिया है। तो अब इनका एक कोर फोकस है कि नहीं, ये चीज़ को ही ऑपरेट करना है। पहले हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव रखते थे। इसके बाद से जैसे ही सेल्स बढ़नी शुरू हुई, कंपनी एक्सपैंड कर रही है। क्या क्या एक्सपेंशन कर रही है वो इसका नेक्स्ट ही पॉइंट है, तो मैं आपको थोड़ी सी देर से एक्सप्लेन करती हूँ। बट कंपनी एक्सपैंड करने के मोड में है, अच्छा खासा केपेक्स अभी ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा B2B जो चल रहा है वो भी अभी इन लोगों ने नए कंट्रीज़ में जाने का प्लान किया है, US, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। प्लस प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन, प्रोडक्ट लाइन जो है, प्रोडक्ट्स, और एक कंपनी अभी जैसे 3 प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो 3 से सेटिस्फाई नहीं कर रही है, चाहते हैं हम और एक्सपैंड करें, और करें भी क्यों ना। क्योंकि एक जो मैं चीज़ मानती हूँ वो ये है कि आज की जो जनरेशन है, जो यूथ कल्चर है, या फिर अभी लोग मोर अवेयर हैं ये भी कह सकते हैं, तो उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना पसंद है। उन्हें प्रीमियम कॉफ़ी भी चखना है, उन्हें जो नॉर्मल कॉफ़ी है वो भी चखना है, जो और एक जो नॉर्मल डेली बेसिस पे थोड़ा सा लो क्वालिटी का कॉफ़ी है वो भी चखना है। देन वो लोग अपना टेस्ट डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे क्या टेस्ट पसंद है। तो ये जो चीज़ है, एक तो ये है। इसके अलावा एज ए यूथ कल्चर लोगों को वैरायटी जहाँ होती है वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। अगर आप भी किसी शॉप में जा रहे हैं, एक ही बिस्किट है, बिस्किट का अगर 4 और फ्लेवर मिल जाएंगे, या 4 और तरह के पैकेजिंग से भी काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, 4-5 वैरायटी और मिल जाएगी, तो अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ है, मेरे पास चॉइस है। और जहाँ चॉइस ज़्यादा होती है वहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड करना तो हर कंपनी में होना ही चाहिए। एक इससे ना प्रॉफिट मार्जिन भी, जैसे प्रीमियम जो कॉफ़ी आएगी उसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रख सकती है कंपनी, तो वैसे भी वैरायटी क्रिएट करेगा प्रॉफिट में भी, और कंज्यूमर के लिए तो कर ही रहा है। इसके अलावा जो प्राइवेट लेबलिंग वाला जो कंसेप्ट इन्होंने शुरू किया है वो भी आफ्टर जब मैनेजमेंट चेंज हुआ उसी के बाद से किया है। तो ये भी एक नया आइडिया है, अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा सुना नहीं कि कोई ये चीज़ कर रहा है ऑलरेडी। और जो ये कैफ़े लॉन्ज वाला मैंने आपको बताया था कि ये लोग अपने कॉफ़ी को टेस्ट करने के लिए लोगों के लिए कैफ़े लॉन्जेस खोल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। इसमें मुझे लगता है कि कंपनी एक और चीज़ कर सकती है, वो लोग फ्रेंचाइजी भी सेल कर सकते हैं। जैसे खुद का वो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जैसे इस जो प्रोडक्ट मतलब इस जो लाइन में फ्रेंचाइजी वाला सिस्टम भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकता है। मे भी शायद कंपनी इस मोड पे आ जाए, फ्रेंचाइजी भी अपनी सेल करने लगे, लोग अपने लाउंज लाउंज वगैरह, कैफ़े वगैरह खोल सकते हैं विंटेज के नाम के, जहाँ पे वो लोग एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। तो ये भी एक नया इनोवेशन या कोई नया आइडिया हम कह सकते हैं। ऐसे करके ये कुछ नए चेंजेस थे जो कंपनी में आए, ये सब कुछ मोटे मोटे चेंजेस थे। इसके अलावा जो कैपेसिटी एक्सपैंड है वो तो सबसे बड़ा है। तो अगर कंपनी एक्सपैंड कर रही है इसका मतलब सेल्स भी आगे जाके कहीं ना कहीं बढ़ेंगी, और अभी भी बढ़ी हुई है, तभी कंपनी को नीड है एक्सपैंड करने की। तो इसी के ऊपर आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी वैसे यही है, ऑपरेशन और कैपेसिटी। तो करंट जो कैपेसिटी है कंपनी की वो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। तो जो करंट फैक्ट्री है वो 2 फैक्ट्री अभी ऑपरेट कर रही है कंपनी। पहली जो है, एक्चुअली दोनों ही हैदराबाद के पास में है, ये कंपनी तेलंगाना में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे कंपनी बताती है कि हमारे पास 23 एकड़ की ज़मीन है, 23 एकड़ का लैंड है, जहां हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। मतलब एक जो फैक्ट्री है वो ऑलरेडी उस 23 पे बनी हुई है, जो कि 10 से 11 एकड़ की है। तो ऑलरेडी इनका 10 से 11 एकड़ तो फिल हो चुका है, अभी वहाँ पे फैक्ट्री सेट कर रही है। तो ये जो अभी करंट ऑपरेटिंग फैक्ट्री है,
इसके अलावा जो पीछे बचा 11 से 12 एकड़ है, वहाँ पे कंपनी बोलती है यहाँ पे हम एक ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अगर फ्यूचर में कभी भी करना है एक्सपैंड, दे हैव लैंड। और इसके अलावा एक और जो है फैक्ट्री इनका चल रहा है, वो है डेलेक्टो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये क्या है, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में बात की थी, बट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं अभी कर देती हूँ। डेलेक्टो जो है ये विंटेज की ही एक सब्सिडरी है, कह सकते हैं हम लोग। जैसे विंटेज के अंडर ही कंपनी आती है ये, जैसे विंटेज इसकी पेरेंट कंपनी है, और इसके जो को फाउंडर है वो भी मिस्टर बालकृष्ण ही हैं। तो ये कंपनी का रोल क्या है, जो इंस्टेंट कॉफ़ी है और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है कॉफ़ी का, वो कर रही है विंटेज की जो फैक्ट्री है, विंटेज प्राइवेट लिमिटेड की जो फैक्ट्री है। और जो डेलेक्टो जो काम कर रही है वो है इंस्टेंट चिकरी का, हम कह सकते हैं। कॉफ़ी भी हो रहा है, लेकिन इंस्टेंट चिकरी जो है, मैं जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था चिकरी क्या है, कैसे बनती है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो जो है डेलेक्टो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड फ़िलहाल ऑपरेट कर रहा है। चिकरी का जो भी प्रोडक्शन है डेलेक्टो देखता है, डेलेक्टो करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिवाइडेड है, कॉफ़ी ये देख रहे हैं और डेलेक्टो इधर, चिकरी डेलेक्टो देख रहा है और कॉफ़ी विंटेज। एक बार मैं बता देती हूँ, चिकरी जो है कॉफ़ी में मिक्स होता है, ये अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको कॉफ़ी में मिक्स किया जाता है। लेबल आप पढ़ेंगे कभी भी किसी कॉफ़ी का तो उसमें देखिएगा, आप पीछे घुमा करके देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कितना परसेंट चिकरी है और कितना परसेंट कॉफ़ी है। वैसे तो 60% तक कॉफ़ी ही होना चाहिए, उसके अलावा जो पोर्शन है 40 से 30% आप चिकरी मिक्स कर सकते हो, और 70 से 60 कॉफ़ी बीन्स का होना चाहिए। और अगर चिकरी ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है आपको, वो हम कह सकते हैं कि अडल्ट्रेटेड है। अडल्ट्रेटेड नहीं है, चिकरी आप डाल सकते हो, बट एक पोर्शन में 30 to 20% इज़ बेटर, इतना कंपनी को अलाउड है डालना। बट अगर ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि वो सस्ता होता है, आपको सस्ता मिला के दिया जा रहा है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा अब जो नया एक्सपेंशन है, ये तो मैंने करंट बता दिया आपको, जो करंट कंपनी के पास में है जो लैंड है, जो 2 फैक्ट्रीज़ है। अब जो फैक्ट्री के अंदर जो चल रहा है, कितनी कैपेसिटी है वो बताती हूँ। तो FY22 तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 तक कंपनी के पास था 4500 MTPA। ये क्या होता है 4500 MTPA? 4500 तो एक अमाउंट है, MTPA यानी मिलियन टन्स पर एनम, यानी इतना जो है 4500 मिलियन टन्स पर एनम जो है कंपनी एक साल में प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये जो 4000 MTPA है, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025 तक कंपनी की कैपेसिटी थी। लेकिन अभी फेब 2025, फाइनेंशियल ईयर 2025 फरवरी में कंपनी ने 2000 MTPA और ऐड किया है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो पहले वाले जो 4500 MTPA चल रहा था, वो 100% की यूटिलाइजेशन पे आ गया, यानी कि उस पर 100% यूटिलाइज़ हो रहा है, पूरी तरह से वो चीज़ें बुकड है, वहाँ पूरा प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्योंकि एक मेंटेन करना होता है ना, मतलब आप कितना ही निकालोगे, अगर आपकी सेल्स ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा मशीन्स चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी वाला इंजन चाहिए जो प्रोड्यूस करेगा। तो 2000 MTPA और ऐड किया था कंपनी ने। इसके अलावा मतलब अभी तक हम कह सकते हैं कंपनी के पास में 6500 MTPA का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अब आगे के क्या प्लान्स हैं? कंपनी ने ये बोला है कि हम FY26 यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 4500 MTPA और ऐड करेंगे, यानी कि अभी जो एग्जिस्टिंग है 6500, उसमें 4500 और ऐड होगा, तो टोटल कितना हो गया हमारा 11000 MTPA। ये होगा अब कंपनी का नया मैन्युफैक्चरिंग लिमिट, जो कि हमें देखने को मिलेगा या तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंडिंग में, या फिर फाइनेंशियल ईयर 2027 के स्टार्टिंग में, FY26 के एंडिंग में या फिर FY27 के स्टार्टिंग में हमें देखने मिलेगा। तो टोटल हो जाएगा 11000 MTPA। तो ये जो 11000 MTPA है, ये है
स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी और एग्लोमरेटेड कॉफ़ी के लिए। दो तरह की कॉफ़ी 11,000 MTPA पे प्रोड्यूस होगी। तो इसको अभी थोड़ा सा, मैंने ऑलरेडी 3 प्रकार की कॉफ़ी बताई थी, तो इसको थोड़ा सा साइड में रखना। ये स्प्रे ड्राइड और एग्लोमरेटेड के लिए। अब आते हैं इंस्टेंट चिकरी पे। मैं आपको पहले समझा देती हूँ। इंस्टेंट चिकरी जो इनका प्रोड्यूस हो रहा है वो करंटली हो रहा है 1700 MTPA, 1700 MTPA पे इनका करंट चिकरी प्रोड्यूस हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर कॉफ़ी के साथ में चिकरी मिक्स हो रहा है तो इसका जो डिमांड है, अगर कॉफ़ी का बढ़ेगा तो चिकरी का भी इन्हें एक्सपैंड करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक कोई ऐसा गाइडेंस नहीं है कि इसे भी एक्सपैंड किया जाएगा, बट फ़िलहाल 1700 MTPA है चिकरी का। और पैकेजिंग का है इनका 3000 MTPA करंटली। तो मैंने आपको स्प्रे ड्राइड का बता दिया, एग्लोमरेटेड का बता दिया, प्लस इंस्टेंट चिकरी का बता दिया और पैकेजिंग का बता दिया। अब आते हैं फ्रीज ड्राइड पे, जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। कंपनी इसे लॉन्च करेगी, आप मान के चलिए, कोई ऐसा ईयर तो नहीं स्पेसिफाई किया है, बट अगर हम लेके चलें तो एक पॉइंट जो लिखा था कंपनी ने, ऑपरेशनल बाय एंड ऑफ FY27, तो हम FY27 तक मान सकते हैं ये ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर जो है कंपनी फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी बनाएगी और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 5000 MTPA, 5000 MTPA तक का प्रोडक्शन कंपनी यहाँ करेगी फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में। तो मैंने आपको सारे एक्सपेंशन अभी फ़िलहाल के लिए समझा दिए हैं। 11,000 हमें स्प्रे ड्राइड और एग्लोमरेटेड के लिए मिलेगा, जो कि FY27 की स्टार्टिंग तक देखने मिल सकता है या फिर मिड में। और इंस्टेंट चिकरी 1700, पैकेजिंग 3000 और न्यू फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी जो आने वाला है वो 5000 MTPA। इसके अलावा जो नया एक्सपेंशन कंपनी कर रही है वो B2C में है, यानी कि कंपनी और अपने जो छोटे छोटे सैशेज होते हैं, टिन्स में कंपनी है जो सेल करेगी अपना प्रोडक्ट B2C में, रिटेल में। तो ये भी एक एक्सपेंशन है। यहाँ पे भी कंपनी को अपना रीच मिलेगा कंज्यूमर के थ्रू, कस्टमर के थ्रू। और जो मैंने आपको बताया ये कैफ़े लाउंज वाला आइडिया प्लस जो फ्रेंचाइजी वाला जो है, ये जो कंपनी शायद आगे जा कर के हमें देखने मिले, तो ये भी एक्सपेंशन जो है कंपनी करेगी। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ। बाकी सारे फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर लिए, कितना एक्सपेंशन है, कितनी कैपेसिटी है, की ग्रोथ ड्राइवर्स, चेंजेस क्या हुए मैनेजमेंट के चलते हुए। अब हम चलेंगे थोड़ा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो अभी जो रिज़ल्ट आया वो था Q1 FY26 का, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 का रिज़ल्ट आया है, जो कि मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या था। तो जो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने किया है वो है 102 करोड़ का, यानी 102 CR का। और जो नेट प्रॉफिट है वो है 14 CR, यानी 14 करोड़ का जो है कंपनी ने नेट प्रॉफिट अपना जनरेट किया है। अब इसमें अगर पैट मार्जिन मैं बताऊँ आपको तो 13.7% का हम इसमें पैट मार्जिन देख सकते हैं कि इतना नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा है कंपनी का। तो अब इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, क्योंकि अकेला अगर कोई रिज़ल्ट है हमारे पास में तो हमें नहीं पता चलता ग्रोथ है क्या है। इसको मैं कंपेयर करूँगी। पहले तो ईयर ऑन ईयर में कंपैरिजन को समझते हैं। तो ये जो Q1 का है FY26 का, इसको मैं लास्ट Q1 FY25 के साथ कंपेयर कर रही हूँ ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर मैं आपको पहले Q1 FY25 का बता देती हूँ क्या था। वो था टोटल रेवेन्यू जो था कंपनी ने किया था वो था 43 CR का, और जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने बनाया था वो था 4.5 CR का। इसका अगर पैट मार्जिन मैं आपको बताऊं तो वो था 10.4%। ये है Q1 फाइनेंशियल ईयर 25, यानी एक साल का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर अब दोनों का मैं आपको बताती हूँ ग्रोथ कितना हुआ है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो पहले तो पैट मार्जिन बता देती हूँ। पैट मार्जिन में हम देख सकते हैं कि लास्ट जो था वो था 10.4% और अभी है 13.7%। तो पैट मार्जिन थोड़ा सा बड़ा है हमारा।
इसी के साथ में अगर हम ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में जो ग्रोथ आया है वो है 130% का। 130% का जो ग्रोथ है टोटल रेवेन्यू में वो हमें देखने के लिए मिला है ईयर ऑन ईयर में, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ में जो नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो था 212, अगर आप इसे 210 मान लें तो भी ठीक है, 210% तक का ग्रोथ जो है नेट प्रॉफिट में देखने मिला था। तो यहाँ आप देख रहे हैं मतलब जो टॉप लाइन का ग्रोथ हुआ है वो हम कह सकते हैं 1x 2x तक गया, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है, जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है, वो सीधा 3x हुआ है। यानी जो हमारा पैट है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है हम कह सकते हैं, क्योंकि सेल्स तो बढ़ी है ऐसी बात नहीं है, बट जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो काफ़ी अच्छे पेस से ग्रो कर गया है, 3x हो गया है। तो ये था ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस। डेफिनेटली इम्प्रेसिव है, कोई इसमें वो नहीं है कि लाइक हाँ पीयर्स का ग्रोथ अगर हम देखें तो उसके हिसाब से हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी के लास्ट ईयर ऑन ईयर से करें तो डेफिनेटली मैसिव ग्रोथ। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो पहले मैं आपको लास्ट क्वार्टर का बता देती हूँ, यानी Q4 FY25 का रिजल्ट बता देती हूँ, जो कि था टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने किया था वो था 105 CR, और जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने सिक्योर किया था वो था 15 CR। तो यहाँ पे एक जो चीज़ है मैं आपको एक बार इस क्वार्टर का वापस बताती हूँ। 102 CR किया था टोटल रेवेन्यू, और जो नेट प्रॉफिट था वो था 14 CR। अब आप सोच रहे होंगे कि Q4 यानी इससे पिछले क्वार्टर में तो टोटल रेवेन्यू 105 करोड़ है, अभी 102 है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट में भी 1 CR तक का जो है हमें देखने मिला है डिक्रीज़। तो ये जो परसेंटेज में अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल रेवेन्यू में -3.36% गया है, और नेट प्रॉफिट में अगर मैं आपको बताऊं तो वो 9% तक गया है, तो -9% तक गया है। तो ये जो अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बोला था फैब में इन्होंने नया अपना वो लगाया है, प्लांट और बढ़ाए हैं, इन्होंने टोटल मैन्युफैक्चरिंग अपना 6000 MTPA तक कर दिया है। फिर क्यों ये देखने मिला है, तो इसके लिए कंपनी ने एक रीज़न भी दिया है कि फ़िलहाल कुछ वक्त से कंपनी में मेंटेनेंस का काम चल रहा था, ईयरली मेंटेनेंस हम कह सकते हैं, या जो कुछ भी कंपनी का मेंटेनेंस चल रहा था, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा ग्रोथ सेल्स में हो सकता है ग्रोथ थोड़ा कम हो गया हो। बाकी ये नेगेटिव ज़रूर है लेकिन डिसअपॉइंटिंग नहीं है। अगर कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ डेफिनेटली अच्छा है, हम देख सकते हैं पिछले 3 साल से अच्छा कर रही है कंपनी, तो ये भी कवर कर लेगी। इसमें इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत सोचने वाली बात है। हाँ, अगर कंपनी एक्सपैंड नहीं कर रही होती खुद को, या फिर कोई वैलिड रीज़न नहीं होता, जैसे अभी रीज़न है मेंटेनेंस अगर चल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में कमी आई होगी, तो यहाँ जस्टिफाई करता है ये रीज़न। बाकी आपको क्या लगता है मुझे बताइए ज़रूर। कंपनी के रीज़न के बाद में तो इतना नहीं, मुझे भी इतना नहीं लग रहा है, चलता है अगर ऐसा है तो, क्योंकि कंपनी खुद को एक्सपैंड भी कर रही है, साइड बाय साइड अभी फंड रेजिंग भी किया है, तो ये सब है। तो ये क्वार्टर का रिजल्ट था। ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है, क्यू ऑन क्यू में ओके, इट्स बेस अच्छा है, मतलब ठीक है, सेम ही है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वार्टर तक देखते हैं क्या चेंजेस कंपनी में हमें देखने मिल सकते हैं, क्या चेंजेस रिजल्ट में हमें देखने मिल सकते हैं, तो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। इसके अलावा ईयर एंडिंग परफॉर्मेंस, अगर मैं थोड़ा सा आपसे ईयर एंडिंग का बात करूँ, यानी कि इस साल के एंडिंग तक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और पिछले साल के एंडिंग में कंपनी ने क्या किया है, कैसा क्या प्रॉफिट दिया है, तो वो थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो वो ये है। मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 23, 24 और 25 तीनों का बताती हूँ, ताकि आपको कंपनी के ग्रोथ का पता चले कि कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, किस परसेंट से आगे बढ़ रही है, यानी ईयर ऑन ईयर पे कितना ईयर एंडिंग में कितना देखने मिला है। तो FY23 में जो टोटल रेवेन्यू था, अभी मैं टोटल रेवेन्यू आपसे डिस्कस करूँगी, उसके बाद में नेट प्रॉफिट, देन
पैट मार्जिन। तो अभी जो 23 में इन्होंने टोटल रेवेन्यू किया था वो था 62 करोड़ का। इसके बाद में जो 24 में रेवेन्यू किया था, टोटल रेवेन्यू वो था 131 करोड़ का। तो यहाँ पे जो हमें ग्रोथ देखने मिली है वो है 108% की, यानी 108% से कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो ग्रो किया है, यानी 108% से सेल्स बढ़ी है। और फिर इसको 24 और 25 में अगर मैं कंपेयर करूं तो 24 में FY24 में 131 जो CR है और FY25 में 308 CR, अब 300 ले लो, 308 CR तक का जो कंपनी ने ग्रोथ किया है। ओके, सो FY24 से FY25 को अगर मैं कंपेयर करूं तो FY24 का टोटल रेवेन्यू था 131 करोड़, 131 CR का इनका टोटल रेवेन्यू था। और FY25 में 308 करोड़ इन्होंने सिक्योर किया है, जो कि टोटल रेवेन्यू है। तो अगर दोनों में परसेंटेज वाइज अगर हम देखें कितना ग्रोथ हुआ है तो इट्स 135%, यानी 135% से इनका टोटल रेवेन्यू का जो मार्जिन है, जो ग्रोथ है वो बढ़ा है। तो 108 पहले 23 से 24 में और 135 24 से 25 में, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब इनका जो स्पीड है ग्रोथ का वो हम देख सकते हैं मोर देन डबल हो गया है। इसके साथ में अगर नेट प्रॉफिट का मैं आपको समझाऊँ तो FY23 में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो था 3 CR और FY24 में जो नेट प्रॉफिट आया है वो है 11 CR। तो इन दोनों के बीच में जो हमें देखने के लिए मिला है ग्रोथ परसेंटेज में वो है 210%। 210% से जो इन्होंने नेट प्रॉफिट है वो ग्रो किया है। प्लस अब मैं 25 और 24 को कंपेयर करूँ, यानी FY24 में इन्होंने 11 CR सिक्योर किया है और FY25 में 40 CR सिक्योर किया है ईयर एंडिंग में। यानी ये जो है 11 CR से 40 CR, इसमें 235% का ग्रोथ किया है नेट प्रॉफिट में, जो अगेन 2x 3x तक का है। काफ़ी मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि पैट मार्जिन जो है, सॉरी पैट जो बॉटम लाइन इनका है वो डबल हो रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है, 3x तक जा रहा है, जबकि टोटल रेवेन्यू 2x तक हम मान सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है इनका ईयर एंडिंग का। और अगर पैट मार्जिन में देखूँ कि बढ़ा है घटा है तो FY23 में पैट मार्जिन था 4%, फिर FY24 में हुआ 8%, 8.4%, और FY25 में ये है अभी 13% इन्होंने सिक्योर किया है। तो अगर हम लेके चले फ्यूचर के लिए, अगर मैं इनका एवरेज एक निकाल लूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ जो मेरी कैलकुलेशंस है उनके हिसाब से, अगर मैं इनका एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ ले लूँ, एक जो टोटल रेवेन्यू का ग्रोथ है एवरेज अगर मैं करके निकालूँ तो 120% तक बनता है। अगर 120% से इनका रेवेन्यू बढ़ता है, जो कि हमें देखा 108 बढ़ा है, 135 बढ़ा है, तो अगर 120 से बढ़ता है इस साल के लिए यानी FY26 ईयर एंडिंग में, तो हमें 670 करोड़ तक का टोटल रेवेन्यू देखने के लिए मिल सकता है अगर 120% तक बढ़ता है। और अगर नेट प्रॉफिट का हम देखें, नेट प्रॉफिट अगर इनका एवरेज मैंने अगेन लिया है 220%, मैं मान के चल रही हूँ 220% से अगर बढ़ रहा है, जो कि पिछले सालों में हमने देखा है 210 और 235% का ग्रोथ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर एवरेज में 220% तक बढ़ता है तो 128 CR तक का जो प्रॉफिट है कंपनी सिक्योर कर सकती है, जो कि अगर इस ईयर से कंपेयर करें तो अगेन 220% तक हाई है। यानी देख सकते हैं आप, लाइक 220% इस साल में अगर कर ले तो डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा इसी के साथ साथ। और अगर क्वार्टर की मैं बात करूँ, Q on Q की अगर मैं बात करूँ तो
जो टोटल रेवेन्यू है वो जो मैंने एवरेज लिया है वो है 35%। पिछले क्वार्टर्स की ग्रोथ रेट को देखते हुए तो 35% तक अगर यहाँ पे ग्रोथ हमें नेक्स्ट क्वार्टर देखने मिलता है तो प्रॉफिट जो है वो टोटल रेवेन्यू जो है वो 135 CR तक जा सकता है। अगर जो मेरी कैलकुलेशंस है वो मैंने अपने सोच समझ के हिसाब से कैलकुलेट किया है। आप मुझ पे डिपेंड ना रहिए, मुझ पे रिलाई ना करिए, इवन किसी पे भी ना करिए। आप खुद कंपनी को स्टडी जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस रेट से ग्रो कर रहा है, हमें कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इतना मैं एक्सपेक्ट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। अगर एक्सपैंड नहीं कर रही होती तो डेफिनेटली सेल्स भी इतनी ही होती। सेल्स बढ़ रही है इसलिए कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है। और कंपनी ने क्लियर बोला है कि हम एग्रेसिव केपेक्स कर रहे हैं, एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये एक समझने वाला, देखने वाला पॉइंट है। इसलिए मैं इतना एक्सपेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि कंपनी कॉन्फिडेंट है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, जो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं, उसके लिए मैंने जो एवरेज लिया है वो है 52%। अगर 52% तक का हमें देखने मिलता है तो वो होगा 20 CR, यानी नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी 20 CR तक का प्रॉफिट सिक्योर कर सकती है, जो कि अभी वाले प्रॉफिट से 6 CR ज़्यादा होगा। तो अभी मैंने आपको सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बता दी है। मैंने आपको ये भी बताया मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है इस बार, एग्रेसिवली ये लोग कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी है, आप अपना खुद से निकालिए और मुझे बताइए ज़रूर कि आपके हिसाब से कितना कंपनी कर सकती है। बाकी ये सब अज्यूम्ड है, किसी ने नहीं देखा फ्यूचर में क्या होगा, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, ये बस एक अजम्पशन है। और अजम्पशन भी ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के ले लिया, कुछ भी नहीं लेना है। ये मैंने वही अजम्पशंस लिए, मैंने एवरेज निकाला है पिछले क्वार्टर्स का, एक एवरेज अगर ग्रोथ रेट मैं देखूँ तो मैंने निकाला है, कुछ भी नहीं ले लिया। लेकिन जो 35% है ये ऐसे नहीं निकाला है, कैलकुलेट करके निकाला है, जो कि रेंज हो, एक रेंज के अंदर आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, ना रेंज के बाहर ना रेंज से कम। तो फिर कन्विक्शन कैसे आएगा कि हाँ मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, अभी मुझे पता है मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। तो एक कनेक्शन भी बनेगा कि हाँ इतना मैंने एक्सपेक्ट किया था, देन कंपनी वो उतना कर पाती है नहीं कर पाती है। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें, इसलिए खुद से कैलकुलेट करिए, खुद से रिसर्च करिए, खुद से डिटेल निकालिए। इसके बाद में जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ 5-6 पॉइंट्स है जो कि दिखाता है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर को लेके। इसी में पहला जो है वो है कॉन्फिडेंस। एक तो ये जो कॉन्फिडेंट एक्सपेंशन कर रहे हैं ये सबसे बड़ा है, यही है जो पूरा बेस है। अगर कंपनी एक्सपैंड कर रही है, क्लियरली दिखता है कि आगे जाके उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, सेल्स बढ़ सकती है। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिकल एक्सपेंशन जो है, इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी कर रही है। तो ये क्लियर दिखाता है कि आगे जाके ग्रोथ हमें देखने मिल सकता है। प्लस अभी कंपनी ने 216 CR का फंड भी रेस किया है। तो ये जो फंड रेस किया है ये इन्वेस्टमेंट के लिए किया है। तो 216 CR तक का जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी करने वाली है। इसके अलावा जो नया मार्केट है जिसमें एंट्री लेने वाली है कंपनी, US का, न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया, तो इस मार्केट में भी कंपनी अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करेगी। तो ये भी दिखाता है कि हाँ सेल्स बढ़ सकती है। और जो नया चेयरमैन आया है, जो मैंने आपको बताया था, जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर बालकृष्ण, तो ये भी एक मेरा पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मिस्टर बालकृष्ण जैसे उनके आने के बाद से एक ग्रोथ देखना हमें शुरू हुआ है। तो हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो जो आदमी इस कंपनी को चला रहा है, एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग खड़ा कर दिया विद इन 5 years का जो टाइम स्पेन है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इस जो कंपनी के मैनेजमेंट में अभी मुझे फेथ है कि हाँ अप्स एंड डाउन्स बिजनेस के चलते रहते हैं। एक्सटर्नल इफेक्ट से अगर प्रॉफिट डाउन भी जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कंपनी का मैनेजमेंट डेडिकेटेड है, उनका जो एक्सपेंशन है, जो सेल्स टारगेट है वो क्लियर है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। एंड ऑफ द डे अगर सब ठीक चल रहा है कंपनी के अंदर तो वो तो होगा। बाहर के एक्सटर्नल इफेक्ट्स अगर करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ इफेक्ट कर रही है
वो थोड़े दिन के लिए रहेगा। बाकी जो मेरा फेथ है वो कंपनी के मैनेजमेंट में ज़्यादा है, और जो इनकी स्ट्रैटेजिक वो जो स्ट्रैटेजीज़ है ये मैनेजमेंट ही बना रहा है, तो मैनेजमेंट में फेथ है, इसीलिए वो स्ट्रैटेजीज़ में भी फेथ है, ऐसा है। तो इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको जो डेटा है, जो मैंने कॉफ़ी का जो मार्केट है, अगर सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये सेक्टर कितना कुछ दे सकता है इस कंपनी को, या फिर इस सेक्टर में आगे कितनी ग्रोथ है, सेक्टर प्रॉफिटेबल है कि भी नहीं है, या जो कुछ भी चीज़ें हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये मैंने जो डेटा निकाला है ये अगले 10 सालों तक का बताता है कि कॉफ़ी का जो मार्केट है कैसे फैलने वाला है या फिर कैसे एक्सपैंड होने वाला है, इसमें कितने ग्रोथ की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है 2025 से 2034 तक के बीच का जो पीरियड है उसके रिगार्डिंग है, उसको दर्शाएगा। तो आज की डेट में यानी कॉफ़ी का जो मार्केट है 2025 में वो है 256 बिलियन यूएसडी, यानी 256 बिलियन डॉलर। अगर आपको डॉलर में अमाउंट नहीं समझ में आता है, मैं आपको आईएनआर में बता देती हूँ, यानी 22 लाख करोड़ यानी 22 लाख सीआर का कॉफ़ी का मार्केट है आज की डेट में ग्लोबली। तो आज अगर 22 लाख का ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ ग्रेट, तो आगे चल के कितना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। 2034 तक रिपोर्ट्स के हिसाब से कॉफ़ी का जो मार्केट है वो बन जाएगा 381 बिलियन डॉलर्स, यानी कि आईएनआर में बता देती हूँ 33 लाख सीआर, 33 लाख करोड़ तक का मार्केट जो है बन जाएगा 2034 तक, यानी अगले 10 सालों में 9 सालों में इतना जो ये है बढ़ जाएगा। तो हम देख सकते हैं 10 लाख करोड़ का जो है दिख रहा है हमें डिफरेंस साफ साफ, जो कि जो मैन्युफैक्चरर्स है कॉफ़ी के, जो नए एंट्री लेंगे इसमें या फिर जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए सबके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया नए जनरेशन है, नए जनरेशन में उनको एनर्जाइज रहना, एक बहुत ही हसल कल्चर है कि सब दिन काम कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए है, प्रोएक्टिव रहना है, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो कैफ़ीन जो है उनकी नीड्स पूरी कर रहा है। तो जो डिमांड है वो ऑन द टॉप है, काफ़ी हाई है हम कह सकते हैं। तो मार्केट के हिसाब से कंपनीज़ का भी सेल्स बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अगर 10 लाख करोड़ से ये मार्केट बढ़ने वाला है तो कंपनीज़ को भी डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। फिर अगर ये सेक्टर बढ़ रहा है तो सारी ही कंपनीज़ को कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, एक कंपनी का नहीं, पूरे सेक्टर में जो है ये प्रॉफिटेबल, पूरा सेक्टर ही प्रॉफिटेबल हम कह सकते हैं। तो मार्केट काफ़ी बढ़ने वाला है। कैगर अगर देखें तो कैगर इसका रहेगा 7.19% तक रहेगा, 7.19 सॉरी, कैगर से ये बढ़ेगा। प्लस इसी के साथ में थोड़ा सा पर्टिकुलर मार्केट का रीजन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यूरोप का जो मार्केट है वो 34% इस मार्केट को ऑलरेडी घेर रखा है, यानी कि अगर 100% ये मार्केट है कॉफ़ी का तो इसमें से 34% तक की जो कंजप्शन है यूरोप कर रहा है, यानी 34% का कंजप्शन कॉफ़ी का यूरोप कर रहा है ऑलरेडी। आई थिंक हमारी जो कंपनी है विंटेज लिमिटेड ये यूरोप में है। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। ओके, इट इज़ ऑलरेडी इन यूरोप एंड यूके, तो ये कंपनी ऑलरेडी यूरोप में यानी कि बढ़ेगा कह सकते हैं। मैं फिर से कह देती हूँ, फ्यूचर है। मैं अगर बोल भी रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ही सुनना है, मेरी बातों में अटके रहना है। खुद से जब कन्विक्शन डेवलप होगा, जैसे भी मैंने स्टडी किया है, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी है, इन डेप्थ गई हूँ। मैंने फिर से आपको बता देती हूँ, पहले भी बताया था, हर एक चीज़ शेयर करना मुश्किल है, मैं हर एक चीज़ आपको नहीं बता सकती और आपको खुद से डिटेल खुद से अपना रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने रिसर्च किया, इसलिए मुझे पता है कितना क्या क्या डिजिट है। जब खुद से करेंगे तो आपको याद भी रहेगा और आपको पता भी चलेगा कि हाँ एक्चुअल में हम कितना इमेजिन कर सकते हैं, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इट्स ऑल फ्यूचर। ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने कर लिया है तो ये हो के ही रहेगा, ऐसा तो है ही नहीं। अगर कोई बड़े से बड़ा आदमी आकर भी बोल दे जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बड़ा कोई इन्वेस्टर है, उसकी भी ना सुने क्योंकि वो भी फ्यूचर को चलाने वाला नहीं है। इसी के साथ में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के बाद में नॉर्थ अमेरिका जो है सबसे बड़ा
हम कह सकते हैं मार्केट को ऑक्यूपाई करके रखा है, ये है 28% तक। ये सेकंड लार्जेस्ट है, यानी कि यूरोप के बाद में ये सबसे बड़ा कंज्यूमर है कॉफ़ी का। और एक चीज़ आपने ना आजकल देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है, जो लड़कियां हैं लड़के भी हैं, जहाँ जाते हैं हमेशा ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं। इवन कुछ भी नहीं है तो भी एक कॉफ़ी का जो कप है, स्टारबक्स है या कोई भी ब्रांड ले लो, कुछ भी वट एवर, बट एक कॉफ़ी का कप जो है, ग्लास जो है, मैंने हमेशा हाथ में देखा है। मैंने 90% जो आज के यूथ है सबके हाथ में एक ड्रिंक रहता है। तो आज का जो जनरेशन है वो इतना ड्रिंक्स की तरफ बहुत, ऐसा होता है ना, हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में उनको कुछ ना कुछ ड्रिंक चाहिए। नॉट ओनली कॉफ़ी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, कोई भी एनर्जी ड्रिंक है, चाय है, ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, जो कुछ भी है, तो ड्रिंक ज़्यादा कंज्यूम करते रहते हैं ऑल द डे। तो ये जो ड्रिंक वाला सेक्टर है ये भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है, एक ट्रेंड बन गया है और आने वाले कुछ सालों में भी चलेगा। इवन हम भी कोई रिसर्च कर रहे हैं, मैं भी दिन में मैं प्रेफर करती हूँ कि एक कप कॉफ़ी का हर बार साथ में रहे तो अच्छा लगता है, एक वार्म फीलिंग आता है, काम में फोकस हो पाता है। तो ये जो पर्टिकुलर ड्रिंक वाला हम देख रहे हैं ना फैक्टर, ये भी आगे ग्रो करेगा। ये सब रिपोर्ट्स के हिसाब से हैं जो मैंने पढ़ा है। 25 से 34 यानी 2025 से 2034 तक ये भी एक बिजी लाइफस्टाइल हो गई लोगों की, उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ ड्रिंक चाहिए, तो ये भी एक अच्छे कैगर से बढ़ेगा। इवन सबसे फास्टेस्ट कैगर से ये बढ़ेगा। तो ड्रिंक में कॉफ़ी एक सबसे बड़ा कंजप्शन हम कह सकते हैं प्रोडक्ट है। चाय तो फिर भी उसका मार्केट थोड़ा कम है कॉफ़ी से, लेकिन वो आई थिंक इंडिया में ही है, या फिर जो हमारे इंडिया के आसपास का रीजन है उसी में है। वर्ल्ड वाइड कॉफ़ी ही कंज्यूम होता है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा B2B जो बिज़नेस है, B2B बिज़नेस ने आज तक 63% का रेवेन्यू किया है इस मार्केट में। मैं विंटेज की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सारे B2B बिजनेसेस का आपको बता रही हूँ। 63% तक का रेवेन्यू जो है B2B मार्केट करते हैं इस सेक्टर में, यानी अगर 100% कर रहे हैं तो उसमें से 63 B2B बिजनेसेस कर रहे हैं। अगर B2C की बात मैं करूँ तो B2C एक्सपेक्टेड है इस पीरियड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कैगर से ग्रो करने के लिए, यानी कि अब B2B में जितना हम कह सकते हैं होना था हो गया, या फिर अभी भी होना बाकी हम कह सकते हैं, लेकिन B2C अब शुरू होगा, B2C का एक्सपेंशन बढ़ेगा। B2C से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर तक, क्योंकि किसी को इतना वो नहीं है, टाइम नहीं है, सबको चाहिए कि अपना कॉफ़ी बनाओ निकलो। घर से सुबह कॉफ़ी का मग साथ में लेके निकलते हैं, कॉफ़ी बहुत बड़ी डिमांड है, तो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचना वो भी एक बड़ा लिंक है, ये भी चीज़ बढ़ने वाली है, कह सकते हैं ऐसा। इसके अलावा कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक में एक बार आपको समझा देती हूँ। कन्वेंशनल एक ये दो कॉफ़ी के टाइप्स कह लो या फिर इस तरह का कुछ कह लो। कन्वेंशनल यानी इस कॉफ़ी को उगाया जाता है थ्रू पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, यानी इसमें काफ़ी केमिकल्स और वो चीज़ें, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो हाई प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे कन्वेंशनल कॉफ़ी जो है मार्केट में 84% तक अवेलेबल है, यानी जितनी भी कॉफ़ीज़ आप देख रहे हो उसमें से 84% तक की जो कॉफ़ी है वो कन्वेंशनल है, यानी कि अधिकतर उन्हें ज़्यादातर उनसे बनाया गया है, पेस्टिसाइड केमिकल्स का उनमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ऑर्गेनिक कॉफ़ी का मार्केट बहुत कम है, इट्स ओनली 16%। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें, खैर कन्वेंशनल तो ग्रो करेगा ही ऐसा नहीं है, बट हो सकता है ऑर्गेनिक भी ग्रो करे, क्योंकि आजकल जो जेंजी है, जो नया जनरेशन है, उन्हें हर चीज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली चाहिए, सस्टेनेबल चाहिए, और एज अ हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी ये है कि जितना हम कोई ऑर्गेनिक चीज़, नेचुरल चीज़ कंज्यूम करेंगे, एंड ऑफ द डे वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, हमारी बॉडी में जाके अगर पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र्स, अगर आप इनकी डीप रिसर्च करेंगे तो ये कैंसर के कारण बन जाते हैं या फिर काफ़ी डिजीज़ेज़ पैदा करते हैं डेफिनेटली। तो ऑर्गेनिक की तरफ भी झुकाव ज़्यादा है, तो हो सकता है जो ऑर्गेनिक कॉफ़ी का प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया जाए।
और क्योंकि ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे, आप सब्ज़ी के उस पर भी चले जाएं स्टोर पे, आपको जो नेचुरल सब्जियां होती है वो थोड़ी महंगी मिलेगी। तो ये तो कॉफ़ी, इसको तो महंगा होना ही है, अगर ऑर्गेनिक है तो महंगी बिकेगी। ये थोड़ा प्रीमियम वाले सेगमेंट में चला जाएगा और यहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ भी ग्रो करने का चांसेस है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो फिगर्स में है, वो ये है कि रोज़, मैं एक दिन की बात कर रही हूँ, रोज़ 2.2 बिलियन तक की जो कॉफ़ी है लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 2.25 बिलियन कप्स जो है लोग कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में, ऑल ओवर ग्लोबल मैं आपको बता रही हूँ। तो इतनी जो कॉफ़ी है एक दिन में कंज्यूम हो रही है, यानी कि आप देखिए 1 बिलियन में 1000 मिलियंस होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 2000 से भी ज़्यादा मिलियन इसमें आएंगे। इतनी कॉफ़ी एक दिन में कंज्यूम हो जा रही है, तो साल भर का अगर लगाएं तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग नंबर। और कॉफ़ी का डिमांड है, अच्छे से दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई है ही नहीं कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहीं कम होता दिख रहा है। बढ़ेगा ज़रूर, या फिर ये ज़रूर रह सकता है, कम का मुझे नहीं लगता कम कहीं से भी होगा। और यूथ कल्चर है, यूथ कल्चर का सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा फैक्टर है मुझे लगता है, क्योंकि यूथ ही है जो कॉफ़ी का इतना दीवाना है, कह सकते हैं। मैं भी उसी में आती हूँ, मैं भी बहुत कॉफ़ी चाहिए होता है। तो यही है जो ये कॉफ़ी का मार्केट इन्होंने ही बनाया है, हम ही ने मिल के बनाया है, यूथ ज़्यादा प्रेफर करता है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ मुझे और मेरे उस डेटा सेक्शन में मिली थी कि ये रोल ऑफ एआई, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि कॉफ़ी जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट है, यानी कि हमें पेड़ों से मिलेगा, उसे कोई भी बना नहीं सकता है, वो उगेगा। तो इसमें जो एआई का रोल है उसमें कई सारी चीज़ें थी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ इस सेगमेंट में तो एआई का कोई है नहीं। हाँ, हार्वेस्ट करने के टाइम पे हो सकता है नई टेक्नोलॉजीज़ हो, ऑपरेशन में, क्वालिटी टेस्टिंग में, इसी के साथ में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हो सकता है एआई का रोल हो। बट ये जो सेगमेंट है जहाँ पे ग्रो करना है, उसको बनाना है, रोस्ट करना है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एआई का कुछ बड़ा रोल है। छोटे मोटे टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, बट ये एक मैनुअल प्रोसेस है। मैनुअल इन द सेंस ये कुदरती प्रोसेस है, ये उगेगी ही, ये चीज़ उगेगी तभी उसको रोस्ट किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा, बनाया जाएगा। अगर उगेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। कोई प्रोडक्ट नहीं है कि प्लास्टिक नहीं है जो अलग से बना दिया जाए, ये नेचर देगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में हम कह सकते हैं एआई वगैरह टेक ओवर करेगा, बट इस चीज़ में नहीं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे रिसर्च किया, मैंने डेटा पढ़ा, तो उन सब में ये चीज़ें मुझे मिली हैं। पर अब जो मेरा व्यू है, जो मैं देखती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये जो डेटा मैंने देखा है मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि हाँ, ये चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि डिमांड इतना है। एक सिंपल सा जवाब है मेरा, डिमांड साफ साफ दिख रहा है क्या डिमांड है डेटास के अकॉर्डिंग। डेटा जिसने भी ये प्रिपेयर किया है उसने कई सारी चीज़ें पढ़ी है, उसने हर चीज़ को सोच समझ के ये सब सम अप करके दिया था। तो डेफिनेटली ये जो 22 लाख करोड़ का फिगर है, जो कि 33 लाख करोड़ तक जा सकता है आने वाले 9 सालों में, तो ये मैसिव है। इसे देख के साफ दिखता है कि क्या डिमांड है आज की तारीख में, क्योंकि 22 लाख का मार्केट तो ऑलरेडी है, 22 लाख करोड़ का मार्केट तो ऑलरेडी है, बढ़ते कितना ही देर लगता है। तो ये डिमांड पे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि है। इसके अलावा अब कंपनी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मार्केट का तो मैंने आपको समझाया, कोशिश पूरी की है। कंपनी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कंपनी में भी काफ़ी पोटेंशियल है। जब से मिस्टर बालकृष्ण ने ज्वाइन किया तब से मुझे लगता है कि हाँ, आगे जाकर हमें कई सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में इंटरेस्टिंग सुनने के लिए मिलेगी। अभी मुझे एक चीज़ को लेके बड़ा है कि B2C मार्केट इनको बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अगर बताऊं तो मैंने कभी विंटेज की कॉफ़ी ट्राई नहीं की है, क्योंकि कभी कहीं मिली ही नहीं, कभी कहीं देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, मार्केटिंग इनका कुछ नहीं है फ़िलहाल। B2C में जो है, रिटेल में है, कहीं कोई अवेलेबल नहीं है। इवन अगर परचेज़ करना चाह रहा है कोई कस्टमर तो भी वहाँ पे नहीं है। तो B2C में काफ़ी डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है। प्लस एक चीज़ और है, अभी जैसे
कॉफ़ी मतलब ये नहीं कि हर कोई भी कॉफ़ी उठा के पी लेगा। उन्हें ऑथेंटिक एक जो फ्लेवर होता है कॉफ़ी का, जो उसकी एक अपनी बिटरनेस होती है, आर्टिफिशियल डालना वो एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं देता है। जो ऑथेंटिक टेस्ट है, जो एरोमा है, वो जितना प्रिजर्व कर सकते हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि स्प्रे ड्राइड प्रोसेस में एरोमा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, प्रोसेसिंग हो के कुछ बचता नहीं है, एडिशनली ऐड किया जाता है, वापस अरोमा जो निकला उसे ऐड किया जाता है, फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करेगी, क्योंकि कॉफ़ी है ही ऐसी चीज़ जो कि जितनी प्योर होगी, जितना रॉ होगा, उतना अच्छा फ्लेवर देगा। तो ये चीज़ एक मेरे उसमें कंसर्न में है कि जितना ऑथेंटिक की तरफ जाएं और जितना स्केल को बढ़ाएं B2C, क्योंकि अभी तक ट्राई ही नहीं किया है तो कॉफ़ी पे क्या कमेंट करें, मतलब प्रोडक्ट पे क्या कमेंट करें बेसिकली। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बढ़ाना चाहिए, B2C एग्रेसिवली बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपके कंज्यूमर को नहीं पता है कि आप कौन हो, क्या बेच रहे हो, कोई सेंस नहीं है। फिर भले B2B मार्केट में आपका अच्छा बिजनेस है, कैश वहाँ से आ रहा है, पर जो विंटेज का नाम है नेस्कैफ़े की तरह, ब्रू की तरह लोगों की ज़बान पर नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, पोटेंशियल है कंपनी में, तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इनका B2C मार्केट भी बहुत अच्छे से ग्रो होता हुआ दिखे, या फिर बहुत नाम हमें दिख जाए कॉफ़ी का, बट फ़िलहाल नहीं है। इसके अलावा मुझे इनके, मैंने पहले भी बताया, मुझे इनके मैनेजमेंट में फ़ेथ है, जो मिस्टर बालकृष्ण है और जो उनका मैनेजमेंट है उसमें फ़ेथ है, क्योंकि उनके आने के बाद में विजिबल चेंजेस दिखे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई नया बंदा है तो रैंडमली ठीक है, हो गया तो हो गया, एक वो कहते हैं ना लक या फिर ऐसा कुछ। उन्होंने पहले टाटा कॉफ़ी को 3 मिलियन से 50 मिलियन बनाया है, तो ही हैज़ एक्सपीरियंस, आई थिंक 29 और समथिंग ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है, जो कि काफ़ी है। मतलब इस इंडस्ट्री, इस पर्टिकुलर फूड वाली इंडस्ट्री में ही उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस विंटेज में भी अपने रिजल्ट्स उन्होंने दिखाए हैं। तो आई हैव फेथ इन द पर्सन और द मैनेजमेंट। इसके अलावा एक जो चीज़ है कि अभी, हाँ मैं इतनी बातें इसके बारे में बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ ऐसा नहीं है, बट अभी भी मुझे और कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट स्टडी करना है। मतलब मुझे देखना है और कितना कंपनी आगे जा सकती है। डेफिनेटली आगे जाएगी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप 1900 CR का है, 1900 करोड़ का है। आगे तो जाएगी अभी, क्योंकि इन्होंने अपने B2C बिज़नेस में जस्ट एंट्री लिया है। लेकिन मुझे अभी भी इनके और क्वार्टर को ट्रैक करना है, तब मैं और ज़्यादा श्योर रहूँगी। जितना ये क्वार्टर में इम्प्रेस करेंगे, जितना ईयर एंडिंग में इम्प्रेस करेंगे, मेरा और ज़्यादा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ट्रैक करो, और खुद से करोगे तो एक अलग ही एनर्जी फील होगा आपको अपने अंदर और कंपनी के लिए भी। तो मुझे अभी और इसको ट्रैक करना है, और इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को स्टडी करना है, और भी कई चीज़ें। बाकी मैं सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा नहीं है, बट स्टिल मुझे और इसके आने वाले फ्यूचर को देखना है। डेफिनेटली देखने तो मिलेगा ही, बट पॉजिटिव नेगेटिव वो एक थोड़ा सा है। नेगेटिव जाने के चांसेस ऐसा नहीं है नहीं, क्योंकि कॉफ़ी का जो बिज़नेस है बहुत, हम कह सकते हैं, प्रॉफिटेबल है। काफ़ी लोग इसके इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, तो आई वुड से कि पॉजिटिव ही देखने मिले तो अच्छा है। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बाद में, जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है वो एक फूड इंडस्ट्री में है, एक बेवरेजेस यानी कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, बॉडी में ले रहे हैं, उसका बिज़नेस है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं। तो अगर कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है ऑलरेडी कोई कॉफ़ी के बिज़नेस में है, या कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं कुछ काम, तो मुझे इनके आंसर्स आप देने का ट्राई करना। पहला, अगर कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत स्टॉक कर लिया है, क्योंकि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, तो उनके पास में एक टाइम के बाद में 11,000 वो मिलाएं और 5,000 ये मिलाएं, जो कि 11,000 स्प्रे ड्राइड और एग्लोमरेटेड का था, और फ्रीज ड्राइड को भी अगर मिला दें तो बनता है 16,000 MTPA। अभी भी कंपनी एक्सपैंड करेगी, तो इतना प्रोडक्शन अगर कंपनी कर ले और एक टाइम के बाद में सेल्स धीरे होने लग जाए या कम होने लग जाए, देन कंपनी उस जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है उसका जो कॉस्ट है वो कहाँ से निकालेगी, उसका क्या करेगी। क्योंकि ये तक आई थिंक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जितना फ्रेश हो उतना अच्छा लगता है। तो ये एक बड़ा
क्वेश्चन है मेरा कि फिर वहाँ तो लॉस ही है। अगर कोई बैकअप प्लान्स होते हैं कंपनी के पास ऐसी सिचुएशंस के लिए, क्योंकि बड़ा ग्लोबल मार्केट है, कोई भी रेगुलेशन आया, कोई भी चीज़ हुई और एकदम से सेल्स डाउन गई, किसी भी 1-2 कंट्री से भी इनके क्लाइंट्स गए तो भी सेल्स डाउन हुआ। B2C भी अभी इनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी ये पूरा B2B पे ही रिलाई करते हैं देखा जाए तो, और सेल्स ख़त्म हो गई और स्टॉक है, तो फिर उस स्टॉक का कॉस्ट क्या होगा, क्या बैकअप प्लान है, क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा वेदर चेंज, क्योंकि आई थिंक बारिश वारिश के सीज़न में थोड़ा सा रहता होगा, मुझे इतना डीपली नहीं पता है, बट एक क्वेश्चन अराइव हुआ तो आई थॉट पूछ लेते हैं। और ये अगर कोई सीज़न का इसमें है तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, अगर इनका हाई अमाउंट में जो प्रोडक्ट इन्होंने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर दिया है वो अगर ख़राब हो जाए तो इनका जो कॉस्ट है कितना बर्बाद होगा, लॉस जाएगा। तो वो चीज़ को कैसे ये लोग टेक ओवर करेंगे, कैसे उसको देखा जाएगा, क्या चीज़ें हैं। अगर कॉफ़ी बीन्स का जो प्राइस है, क्योंकि रॉ मटेरियल है वो तो आना ही आना है, उसके बिना तो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये जो रॉ मटेरियल्स है अगर इनके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो ये जो प्राइजेस हैं अगर काफ़ी लंबे टाइम तक हाई रहे या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक बढ़ गए, क्योंकि कभी भी स्कैरसिटी हो सकता है, हम नहीं कह सकते, और डिमांड अगर बढ़ रही है, सप्लाई अगर नहीं है, तो फिर जो हाई प्राइस पॉइंट जाएगा देन कंपनी उसको कैसे डील करेगी, क्योंकि कंज्यूमर जो क्लाइंट है उसे तो उसी भाव में ख़रीदना है उनसे। तो यहाँ पर कंपनी कैसे बैकअप करती है, कैसे उन चीज़ों को देखती है, एक ये क्वेश्चन मेरा है। एक्चुअली मैंने कोशिश किया कि मैं इनके कहीं ना कहीं से देखूँ बैकअप प्लान्स, अगर बाकी कंपनी ऐसा कुछ शेयर किया नहीं है, इट्स जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम कह सकते हैं, वो चीज़ें दिमाग में आती है तो आनी भी चाहिए एक कंपनी को लेके अगर है तो। ये 3-4 क्वेश्चंस है। और एक अगर शॉर्टेज हो गया, रॉ मटेरियल सप्लाई ही नहीं हो रहा है, कॉफ़ी बीन्स है ही नहीं मार्केट में, देन फिर कंपनी क्या करेगा, फिर तो उनका बिजनेस ही, मैंने जैसे बोला रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कुछ है ही नहीं, उसी से उनका बनेगा, कॉफ़ी बीन्स ही नहीं है मार्केट में, देन कंपनी क्या करेगा, उनका जो कॉस्ट है वो तो आता रहेगा, जो कंपनी चलाने का, एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो इन सब से कैसे डील करेगी कंपनी, ये थोड़ा सा मेरा एक कह सकते हैं जानना है मुझे। तो अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज़ मैं तो अपना रिसर्च करूँगी, ये सब के लिए कोशिश करूँगी। ये सारे क्वेश्चंस आपसे शेयर इसलिए किया ताकि आप भी सोचें कि हाँ ये चीज़ें कैसे होंगी, और अगर आपका कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस कंपनी के बारे में तो मुझे बताना। बाकी मैं सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस से तो सेटिस्फाइड है, बाकी नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा। जो इस क्वार्टर में थोड़ा सा नेगेटिव गया है, बिल्कुल थोड़ा सा, वो चीज़ हो पाता है कि नहीं। सी इट्स नॉट वेरी डिसअपॉइंटिंग, ये बस नेगेटिव है, ये डिसअपॉइंटिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि काफ़ी ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ किया ही नहीं है, किया है। 103 आई थिंक 103 करोड़ है और 102 करोड़ है, तो इट्स गुड टू। बट ये जो अभी आया फ्लक्चुएशन और मेंटेनेंस की वजह से आया है, तो कंपनी आई होप इसे रिकवर कर ले। और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आई एम एक्साइटेड एक्चुअली, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या करती है, नया करती है, इससे कम इससे ज़्यादा, तो वो चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज शेयर कर चुकी हूँ, आई थिंक 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया। और जो कॉफ़ी का मार्केट है उसके बारे में हमने पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे शेयर किए, बाकी जो मेरे व्यूज़ क्या हैं इस कंपनी को लेके मैंने आपको बताया, जो मेरा फेथ है किस किस चीज़ों को लेके है, जो डिमांड है उसको लेके, और जो कुछ भी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो इस कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उसके बारे में भी रिसर्च करके आपसे शेयर करने की। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, मैं ट्राई करूँगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का। बाकी कैसा लगा वीडियो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद में एक और हमारे बिजनेस मॉडल एनालिसिस रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। मैं एक और नया लेके आऊँगी, तो उस वीडियो के लिए भी रेडी रहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन आप अपना रिसर्च करिए। थैंक यू सो मच।